तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर के होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आप जानते हो बहुविकल्पी क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। और अगर आप मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर मैथ शुरू से पढ़ाया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सीट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है आपका, यदि संख्याओं 306 और 675 का HCF 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का, सॉरी 57 होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग 75 लिख दिए हैं, का LCM बताइए। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, इसका LCM बताना है। अब देखिए यहाँ पर 675 और 657 हो गया है, तो कौन सा सही है अभी यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए आपके पास दो संख्याएं दी है। जब आपके पास दो संख्या और HCF दिया रहे और आपसे LCM पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बटा HCF बराबर होता है LCM। ये फार्मूला होता है। ठीक है, यानी अगर आपसे लस पूछ रहा है जबकि पहली संख्या और दूसरी संख्या और मस दिया है, तो यहाँ पर लस यानी LCM बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बटा मस। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया हुआ है और मस भी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या है वो है आपका 305 और जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या 306 है तो यहाँ पर 306 लिख देते हैं। फिर गुणे दूसरी संख्या क्या है आपका, दूसरी संख्या अगर हम 675 मान के चलते हैं और बटे HCF कितना है आपका 9 है, तो 9 यहाँ पर लिख दिए हैं। बराबर ये कितने के हो जाएगा, LCM के हो जाएगा। तो अगर हम इसको हल करें तो देखिए यहाँ पर 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा 4 और 9 बचे 45, यानी इधर बचा आपका 306 गुणे 75 बराबर LCM के। अगर हम 75 का 306 में गुणा करवा देते हैं तो क्या होगा मान, 306 गुणे यहाँ पर 75, तो 5 छक 30 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 और 6 सते हो जाएगा 42 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 9 और 1 1 2 और 2, यानी ये हो जाएगा 22,950। ठीक है, तो कौन सा उत्तर आपका आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर माना है इसको कितना 675, तो हम लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 22,950। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग 657 मान के हल करते हैं, इसी को 657, क्योंकि सवाल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक जगह पर हम 675 लिख दिए हैं और दूसरी जगह पर 657, तो दोनों को बता देते हैं। यहाँ पर 306 यानी पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर 9 बराबर LCM। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी होगा 9 सत्ते 63 और यहाँ बचेगा 2 और 2 7 हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27, यहाँ 73 आ गया। तो हमको 306 गुणे 73 करना है बराबर LCM के। अब 73 का गुणा 306 में करवा देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गुणा करवाओगे 306 का 73 में, ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 त्रिक का 9 और 6 सते 42 और 7 त्रिक 21। इसको देखेंगे तो 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 और यहाँ पर 2, यानी आ गया आपका 22,350।
38। तो हमारा जो उत्तर है वो आपका पहला वाला ऑप्शन में देखिए 22,338 दिया है और वही उत्तर आपका क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी यहाँ पर 675 न होकर 657 होना चाहिए। हालांकि ये भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारा सवाल कर रहा था उस सवाल में यहाँ पर 657 सही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं डाटा चेंज कर देता है, वो 675 कर देता है, तब पर भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन वो उत्तर आएगा 22,950। फार्मूला वही लगेगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा मस बराबर लस। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, क्योंकि ये सवाल तो हमारा लग चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए, जब भी शून्यक आपसे पूछे तो शून्य का मतलब होता है कि उस बहुपद का वह मान जिसको रख दें उस बहुपद में तो पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाए। यानी शून्यक एक ऐसा मान होता है जिसको अगर हम लोग बहुपद में रख देते हैं तो मान पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। चार ऑप्शन दिया है, पेपर में भी आपको ऐसे चार ऑप्शन मतलब लिखा मिलेगा, वहाँ पर आपको OMR सीट मिलेगा जिस पर आपको चीज़ों को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सवाल को देखते हैं। क्या कर रहा है सवाल, बहुपद है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तब जाकर इसका शून्यक निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। जीरो इस वजह से कि जो हमारा मान आएगा अगर हम उसको इसमें रख देंगे तो पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको जीरो मान के चल रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि पहले का तीसरे में गुणा होता है, तो एक्स स्क्वायर का माइनस 3 में गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x²। अब ये जो माइनस 3x² है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाए और गुणा करें तो माइनस 3 आ जाए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 3 और 1 में तोड़ते हैं, क्योंकि देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये जो 3 है इसको माइनस में रखते हैं और एक वाले को प्लस में रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² और माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसका हमने खंड कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x, तो बचेगा कितना, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 के। ठीक है, अब ये हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 3 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 के। अब करना क्या है यहाँ पर कि x माइनस 3 बराबर एक बार 0 ले लेना है आपको और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर देना है। तो ये जो माइनस 3 है उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 3 हो जाएगा और x बराबर के उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 1। यानी इसके दो शून्यक हैं, एक है 3 और दूसरा है माइनस 1। अगर आप 3 और माइनस 1 इन दोनों में से किसी भी एक मान को इस बहुपद में रख दोगे तो बहुपद का पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा, यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक। शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, 3 कामा माइनस 1, और यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लिए। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी 3 कामा माइनस 1 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लिए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति से। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है
अगर आपके बोर्ड पेपर में आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को ये उलझा देगा, लेकिन हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप उलझोगे नहीं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, इस सवाल को अगर ध्यान से पढ़िए तो लिखा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा का मान है। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली क्या करा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान अगर 0 हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या हो, 0 हो, तब क्या होगा, साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि इसका स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको केवल और केवल 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं तो इतना सोचिए कि यहाँ पर थीटा का क्या ऐसा मान रखा गया होगा कि ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया, 0। तो आपके मन में आएगा कि देखिए, साइन थीटा और काश थीटा ये बराबर रहे होंगे, बराबर रहे होंगे तभी ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटकर क्या हो गया, 0। अब आप अपने से दिमाग में सोचिए कि साइन थीटा और काश थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में बराबर होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 45 अंश। अगर हम साइन 45 अंश की बात करें या काश 45 अंश की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। यानी अगर हम साइन 45 अंश की बात करें तब पर भी इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और अगर हम यहीं कास 45 अंश की बात करें तब पर भी इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो थीटा लिया गया है, थीटा वो कितना है, 45 अंश। तभी देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, जिसकी वजह से ये कटकर 0 हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू कितना लिया गया है, 45 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जान चुके हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अंश है। तो जिसमें पूछ रहा है कि साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा की वैल्यू बताइए, तो वहाँ पर हम थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 अंश। तो साइन घाते 4 यहाँ पर 45 अंश, फिर यहाँ पर कास घाते 4 45 अंश। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 45 अंश की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 की घात में 4, फिर प्लस यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1/√2 की घात में 4। अब करना क्या है आपको, 2 का 4 बार गुणा करवाना है। एक्चुअल में 2 का नहीं, √2 का 4 बार गुणा करवाना है। तो देखिए, अगर आप √2 का ऐसे 4 बार गुणा करवाओगे इस तरीके से, तो √2 का √2 में गुणा होगा तो आएगा 2, और √2 का √2 में गुणा होगा तो आएगा 2, और बीच में ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 दूना कितना हो गया, ये 4। यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4, फिर प्लस यहाँ पर 1/4। अब करना क्या है, इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/4, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। 1/2 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। अगर आप 2 बार स्क्वायर करोगे तो उसमें हो सकता है कि गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, बट अगर इस तरीके से लगाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देखते हैं, 1/2 लिखा हुआ है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि एक वृत्त है
जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसका केंद्र O है, ठीक है। अब इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। मान लीजिए कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु Q है। अब इस Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है जिसकी लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि OQ का मान है 13, हमसे पूछा जा रहा है PQ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। यानी ये जो आपका OQ है ये कर्ण है और ये आपका लंब है और हमसे पूछा जा रहा है आधार। तो आप जानते हो आधार बराबर क्या होता है। आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण, कर्ण का मान क्या है 13, 13 का स्क्वायर, लंब का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम इसको घटा दें तो ये बचेगा 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। यानी इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी देखिए 12 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या करा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्यास पूछा जा रहा है जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो लंब वृत्तीय बेलन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लंब वृत्तीय आपका बेलन है। अब इसके आधार का क्षेत्रफल, ये इसका आधार है और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका क्षेत्रफल दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेलन का जो आधार है ये वृत्त के आकार का है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो आप जानते हो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 9 पाई। तो पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमसे पूछ रहा है व्यास। तो व्यास क्या हो जाएगा, देखिए व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या हमने निकाल रखा है 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया त्रिज्या, सॉरी 6 सेंटीमीटर इसका हो गया व्यास और व्यास ही हमसे पूछ रहा था, यानी उसके आधार का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने लगा लिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका वो लिखा है 6 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 1 से 10 तक की, 6 से 10 तक की नहीं, छठवां क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 1 से लेकर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी धनात्मक सम संख्या है उनका समांतर माध्य बताइए। तो आप देखो
1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी धनात्मक संख्या है? तो आप कहोगे सर देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8 और 10 ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम है, ठीक है। इन्हीं का समांतर माध्य हमसे पूछा जा रहा है। तो समांतर माध्य बराबर हमने बताया था आपको कि फार्मूला होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर समांतर माध्यम से पूछ रहा है तो पदों का योग, पदों का योग मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 और इनकी संख्या कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये संख्या में कितने हैं? 5 हैं। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया इनका योग और बटा है 5, तो 5 से अगर 30 को काटे तो 6 आएगा। यानी इसका जो समांतर माध्य है वो कितना आया आपका? 6 आया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 6 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। यानी एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है और उस पर सम संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? यहाँ पर देखिए अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कुल जो संभावनाओं की संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, वो 6 है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कुल 6 संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से जो चुनने के लिए कह रहा है, यानी जो ई है वो कह रहा है कि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। यानी पासे पर सम संख्या प्राप्त हो, ठीक है। इसी की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो पासे पर सम संख्या प्राप्त हो, तो पासे पर अगर सम संख्या प्राप्त होगा तो ये बताइए 1 से लेकर 6 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं? तो देखिए 2 है एक सम संख्या, 4 है एक सम संख्या और 6 है एक सम संख्या। यानी 2, 4 और 6, यानी कुल 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि यन ई जो कुल संभावनाओं की संख्या है वो है 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तब पीई बराबर आप जानते हो यन ई बटा यन एस होता है। यन ई बटा क्या होता है? यन एस। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई का मान कितना है? 3 है। यन एस का मान क्या है? 6 है। अगर हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यानी एक पासे को फेंका जाता है और इस पर सम संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या किए, इस सवाल को सॉल्व कर लिए। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? देखिए, कॉट थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा लंब। यानी जो आपका 8 लिखा है वो आधार है और जो 15 लिखा है वो आपका लंब है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? तो हम लोग पहले कर्ण निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हमको कर्ण चाहिए, जबकि इसमें कर्ण है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? तो 15 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब हम लोग करेंगे क्या? इसको जोड़ेंगे तो आएगा 289। 289। अब 289 का वर्गमूल क्या है? 289 का वर्गमूल है आपका 17। ठीक है, इसका मतलब कर्ण कितना हो गया आपका? 17 हो गया। तो हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है 15 और कर्ण हमने निकाला है 17, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 15/17। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 15/17। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 15/17 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9वां। कराए बिंदुओं ए, बिंदुओं ए मतलब ए का निर्देशांक दिया हुआ है ए कामा बी और बी 2a कामा 2b के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर हमसे देखिए, ए जिसका निर्देशांक ए कामा बी है और बी जिसका निर्देशांक 2a कामा 2b है, इसके बीच की दूरी हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम लोग बता देंगे। देखिए, दो बिंदु जब दिया हो और बीच की दूरी पूछे तो इसके लिए फार्मूला होता है डी बराबर। डी बराबर आप जानते हो क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, अब करना क्या है? d बराबर यहाँ पर x2 का मान है 2a माइनस x1 का मान है a का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 2b माइनस y1 का मान है b का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा? a, तो a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2b में से b जाएगा तो क्या बचेगा? b, तो ये b स्क्वायर हो गया। यानी d बराबर जो आपका आंसर आया वो आया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? ये आपका आंसर हो चुका। अब इसके आगे नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा फुल आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है और वही आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, करें कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। यानी यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्यखंड है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। मान लेते हैं ये O है, ये A है और ये B है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। अब ये जो कोण बना रहे हैं ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का।
तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला लगता है? देखिए, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑप्शन पर गौर करिए तो यहाँ पर पाई का मान रखा है, तो आप भी रखिएगा 22/7 गुणित आर की वैल्यू 7 है, 2 बार लिखी जाएगी। थीटा का मान है 90/360। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, और यहाँ पर 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे 22 को 11 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2। अब करना क्या है यहाँ पर? ये 11 गुणे 7 और बटे में है 2। अब 11 सत्ते 77 हो जाएगा, तो यहाँ पर 77/2 काटेंगे तो 38 आएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर 38.5 हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 38.5 लिखा है, वही हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक शंकु के आकार का खिलौना है, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब करना क्या है कि इन दोनों की त्रिज्याएं सेम है, यानी इनकी आर की वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु देखिए, ये है तिर्यक ऊंचाई, जिसको यल से दर्शाते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम लोग निकालें तो इसमें दो आकृतियां हैं, एक है आपका अर्धगोला और एक है आपका शंकु। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या फार्मूला होता है आपका? फार्मूला होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr², फिर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? आर की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई की वैल्यू नहीं रखनी, आर की वैल्यू रखनी है 4 गुणित यल। यल का मान क्या है? 12 है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 पाई, फिर प्लस 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 पाई, और 32 और 48 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई के, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 38 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, लिखा हुआ है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन अलग तरीके से। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपने लगाया था, लेकिन उसमें HCF नहीं पूछा था, उसमें पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, और उसका मस यानी HCF दिया था,
लस पूछ रहा था आपसे, यानी एलसीएम आपसे पूछा जा रहा था। बट यहाँ पर क्या है, दो संख्या दिया है 306 और 657 का मस ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, मस ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका मस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मस देखिए आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको ऐसे भी लगा सकते हो। तो आप ऐसे लगा लेना, ऑप्शन के पीछे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जल्दी में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हैं, ठीक है। इसी वजह से हम ये वाला तरीका बता रहे हैं, नहीं तो हम ऑप्शन से भी बता सकते हैं। ऑप्शन से बताएंगे मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग इस तरीके को सीखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा फायदेमंद है। ये 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, ये 45 बच गया। हम लोग भाग विधि से मसा निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए जो ये शेष बच गया, इस शेष से भाग करेंगे जो पहली वाली तो कितनी बार जाएगा ये, 9 बेरिया। 9 पचे 45 और 9 चौक 36, नहीं ये 7 बेरिया जा सकता है। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, नहीं ये 6 बेरिया जाएगा। 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 27। अब ये हो जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, यानी 36 बच गया। अब 36 से भाग करेंगे 45 में, यानी जो शेष बच जाता है उसी से भाग करते हैं ये पहली वाली संख्या जिससे पहले भाग किए थे। तो 36 से अगर भाग करेंगे तो 1 बिरिया जाएगा, 15 में से जाएगा, बचेगा 9। अब ये जो 9 शेष बच गया, 9 से भाग करेंगे 36 में, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, पूरी तरीके से कट गया। लास्ट में जो संख्या पूरी तरीके से काट देती है वही हमारा क्या होता है, मस होता है। तो यहाँ पर मस क्या है, 9 है, क्योंकि 9 जो है ये 36 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, यानी लास्ट में 9 ही ऐसा संख्या है जो यहाँ पर विभाजित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है इसका जो मस होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 9 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्या करा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए एक कोष्टक में, दूसरे में है 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। यानी ये त्रिकोणमिति से सवाल है। लिखा है कोसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर अगला है 1 प्लस कॉस ए। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमको पता करना है, ऑप्शन दिया है आपका। तो देखिए कोसेक को आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए 1/साइन में, इसको लिख देंगे साइन ए, माइनस कॉट को चेंज करिए कॉस ए बटा साइन ए में, और इसको ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसका हर बराबर है तो अंश घट रहा है तो घटा दीजिए, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए गुणे 1 प्लस कॉस ए, इसके बटा 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इसके बटा 1 मान सकते हो। अब आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस से 1 प्लस कॉस से ऐसा लग रहा है जैसे एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए बटा साइन ए का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। अब ये जो 1 का स्क्वायर है इसको आप 1 ही रहने दो, माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में क्या है, साइन ए है। अब यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए।
तो साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म हो गया, तो ऊपर एक साइन बचा है, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा साइन ए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में साइन ए लिखा हुआ है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा लिए। चलिए इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने पहले लगाया है, अभी इससे पहले लगाया है, लेकिन उसमें सम पूछ रहा था। इसमें क्या पूछ रहा है? विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी यस बराबर क्या होता है? अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 संभावनाएं बनती हैं अगर आप पासे को एक बार फेंकते हो तो। यानी यस नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि कितना है? ये 6 है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि जो आप चुनोगे वो एक विषम संख्या चुनोगे। ये बताइए 1 से लेकर 6 तक में कितनी विषम संख्या है? तो आप कहोगे सर देखिए 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या, यानी 1 3 5। इसका मतलब ये संख्या में 3 लोग हैं जो कि विषम संख्या है, तो यन का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता बताना है, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई बटा यन यस। ठीक है, यन ई बटा क्या हो जाएगा? यन यस हो जाएगा। तो पीई बराबर यन ई का मान है 3 और यन यस का मान है 6। इसको ख़त्म कर देंगे यानी काट देंगे, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी पीई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यही आपका सही उत्तर है। यानी एक पासे को फेंका जाता है और इस पर एक विषम संख्या प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता 1/2 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1/2 लिखा हुआ है और वही आपका क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने लगा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर लगा कर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। कराए आंकड़ों 2 8 4 6 5 की माध्यिका है। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? माध्यिका पूछा जा रहा है। अभी तक आपने माध्यिका लगाया था वर्ग अंतराल वाला, लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल वाला माध्यिका नहीं पूछा। यहाँ पर आंकड़ा दिया है 2 8 4 6 5। ठीक है, इसकी माध्यिका बता दीजिए। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए जब माध्यिका निकालना होता है तो जो दी गई संख्या रहती है उसको या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर वर्ग अंतराल वाला नहीं है, जैसे ये वर्ग अंतराल का नहीं है, ये सिंपल है, इसको या तो आप आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 4 5 6 और 8। ठीक है, 2 4 5 6 और 8 ये आरोही क्रम में लिख गया। अब इसको गिनिए, ये संख्या में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, संख्या में कितने हैं? 5। यानी अगर यन की वैल्यू देखें तो यन की वैल्यू कितना है? 5 है। और जब संख्या में ये विषम हो तो जो बीच वाला पद होता है वही माध्यिका होता है। यानी साइड से 2 इधर हटा देंगे, 2 इधर हटा देंगे, तो बीच वाला पद क्या है? 5, और यही आपकी माध्यिका है। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। जब पदों की संख्या विषम होती है तो बीच वाला पद ही माध्यिका बन जाता है ऐसे केस में। इसका मतलब ये है इसका जो माध्यिका होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसी में लिखा है 5। आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, क्या बता दिए? फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए हम कह रहे हैं ये जो संख्या लिखी है इसको हमने पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, आप अवरोही में भी लिख सकते हो।
आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 है, यानी संख्या में ये विषम है। ठीक है, जब संख्या में विषम है तो देखिए माध्यिका, हमने कहा माध्यिका जो होता है वो बीच वाला पद लेना चाहिए अगर पद आपके विषम है। अगर इसको फार्मूला से लगाते तो कैसे लगता, देखिए माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n+1, जब ये विषम हो तब, यानी n की वैल्यू अगर विषम आ जाए तो माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2, और यहाँ पर वां पद, तो अगर हम n की वैल्यू रखें 5, फिर +1/2 वां पद, तब 5 वे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी माध्यिका को यम से दर्शाते हैं तो 6/2 वां पद। ठीक है, अब 2 से अगर हम 6 को काटें तो यम बराबर हो जाएगा ये 3वां पद। तो इसमें 3वां पद मतलब तीसरा पद, तो कौन सा तीसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारा क्या है, 5 है, इसका मतलब यम बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इतना बहुविकल्पी में नहीं करोगे, ये सारा कुछ लिखकर आप जो ये वाला तरीका बताए हैं कि अगर व्यवस्थित करने पर संख्याएं, ये जो संख्या है ये विषम आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जो बीच वाला पद है वही आपका माध्यिका होगा। ठीक है, बस आप देखते ही मान बता दोगे कि हाँ यही उत्तर होगा, और आगे OMR में आपका आंसर भर के बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, हमने फार्मूला से भी लगा दिया और मुँह जुबानी भी आपको बता दिया कि कैसे आता है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ऐसे समझिए कि हमारे पास दो अर्धगोले हैं। ठीक है, एक ऐसे अर्धगोला है और एक यहाँ पर अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या r है, इन दोनों की त्रिज्या, इन दोनों की ही त्रिज्या कितना है, r है। अब इनको क्या किया गया, ऐसे मिला दिया गया, जब मिला दिया गया तो ये पूरा गोला बन गया जिसकी त्रिज्या r ही रहेगी, क्योंकि समान त्रिज्या वाले ये दो अर्धगोले हैं। तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अर्धगोला और अर्धगोला को मिलाया गया है तो एक गोला बनेगा, और एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr², यानी अर्धगोला और अर्धगोला इन दोनों को मिला दिया गया तो ये बन गया गोला। तो गोला जब बन गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितना होता है 4πr², और यही आपका उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपसे मतलब पूछ रहा है या दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 4πr² दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बेसिकली ये आपसे वक्र पृष्ठ पूछना चाहता था, बट इतना लंबा चौड़ा लिख इस वजह से दिया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लेता गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो आपको तो रटा रटाया है 4πr², आप बता दोगे, बट वो इस तरीके से पूछा है कि आप एक बार सवाल पढ़ो, सोचो, उसके बाद फिर आप देखोगे कि अरे ये तो वही वाला फार्मूला आ जा रहा है जो हम लोग पढ़े थे। यानी इसका वक्र पृष्ठ हमसे पूछा था, वक्र पृष्ठ गोला बन गया तो 4πr² होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला, यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। लिखा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर बात कर रहा है वृत्त का, तो कह रहा है जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से परिधि के बराबर है,
तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी त्रिज्या हमें पता करनी है। यहाँ पर देखिए पाई से पाई खत्म कर देंगे, एक आर से एक आर खत्म कर देंगे, तो आर बराबर कितना बचेगा इधर, 2। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 2 यूनिट, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित तो होंगी। तो आप ध्यान से देखो, 10 और 250, तो अगर हम इसको 4 से काटें तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, यानी पहली ऐसी संख्या जो कि 10 और 250 के बीच में होगा वो हो जाएगा 12। फिर 12 में 4 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर +2 क्या किए हैं, 10 में बढ़ाए हैं, तब जाकर हुआ है 12, और जो कि 4 से कटा है। तो यहाँ पर आपको -2 करना पड़ेगा, यानी इधर आप 2 बढ़ा रहे हो तो उधर 2 कम कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना, 248। ठीक है, जो कि 4 से कटेगा। यानी 10 और 250 के बीच में जो संख्या शुरुआत होगी कटने से वो 12 होगी, और लास्ट जो होगा वो होगा 248। अब यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद है, इसको a से दर्शाएंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 12, और d बराबर देखिए 12 और 4 के बीच 12 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अब यन हमसे पूछ रहा है, और इसका आखिरी पद जिसे हम लोग an बोलते हैं ये दिया है कितना, 248 दिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो an का मान कितना है 248, a की वैल्यू कितनी है 12, फिर प्लस n हमसे पूछ रहा है और d की वैल्यू है 4। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर कि 12 को इस तरफ लाना है, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर ये होगा n-1 गुणित में 4। तो 248 में से अगर हम लोग 12 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 236 बराबर n-1 गुणित 4। तो 4 से अगर हम काटे इसको तो 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36, यहाँ बचेगा n-1, यानी इस तरफ बच गया 59, और -1 को इस तरफ लाएं तो 59 प्लस 1 बराबर n के, तो 59 हो कितना हो जाएगा 60, यानी n बराबर कितना हो गया आपका 60 हो गया। यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से कटेंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। करा है समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हों तो k का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है या समीकरण दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इसके दो मूल हैं, तो आप जानते हो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो कह रहा है इनके जो दोनों मूल हैं यानी अल्फा और बीटा ये आपस में बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, यानी अल्फा अगर प्लस है तो बीटा वाला क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो
तो हमसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा। तो अगर हम देखें मूलों का योग, जैसे हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बटा ए। ये फार्मूला होता है, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर अगर आप देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर आप माइनस के लिखोगे और ए की जगह पर लिखोगे माइनस की 2। अब हमको करना क्या है कि अल्फा तो अल्फा है, फिर प्लस बीटा की जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, यानी ये दोनों परिणाम में बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं। तो बीटा की जगह पर हम माइनस अल्फा लिख सकते हैं। जैसे अल्फा बराबर माइनस बीटा लिखे हैं तो हम बीटा बराबर माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यानी ये दोनों परिणाम में बराबर हैं बट इनके चिन्ह विपरीत हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के बटा माइनस 2। तब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा के बटा के माइनस 2। तो माइनस ए और प्लस ए ये कट के जीरो हो जाएंगे। तो जीरो बराबर के बटा के माइनस 2। तो माइनस 2 का जीरो में गुणा करवा देंगे तो जीरो हो जाएगा और इधर हो जाएगा के, यानी के बराबर कितना आ गया आपका, जीरो। यानी इस समीकरण में जो के का मान हमसे पूछ रहा था वो आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन लगा चुके हैं। इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। यानी दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 8 आता है और घटाया जाता है तो 2 आता है, तो वो कौन सी संख्या होगी। तो अब देखो, मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या जो है वो यक्स है और दूसरी संख्या जो है वो वाई है। तो अगर इनको जोड़ा जाता है तो इनका योगफल कितना आता है, 8 आता है। और जब इनको घटाया जाता है तो इनका योगफल कितना आता है, 2 आता है। अब इसी को हल कर लेना है। अगर हम देखें प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो 2x बराबर 8 2 10। तो 2 से अगर 10 को काटेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब इस यक्स की वैल्यू को आप चाहे पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए। तो अगर हम पहले में रखेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 8। तो यक्स 5 फिर प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे तो 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो वाई बराबर हो गया आपका कितना, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। यानी जो पहली संख्या है वो है 5 और जो दूसरी संख्या है वो है आपका 3। तो 5 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा और घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 5 और 3 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप यहाँ तक बनकर वीडियो में सवालों को हल किए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जहाँ पर हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।